ये देखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर का इतना बड़ा तामझाम है, ये देखिए क्या कहानी है। मर्चेंट एक्सपोर्टर मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रेडर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है? तो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जिनको एक्सपोर्ट से, जिनका एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि छोटे मोटे हैं, इन बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। मुरादाबाद ये समझ आइए, ये एक्सपोर्टर क्या करता है, जो बेसिकली सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, बेसिकली ट्रेडर है ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और फिर एक्सपोर्ट कर देता है, और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। छोटे मोटे भी होते हैं ये। अब ये इसको सप्लाई करेगा, फिर ये एक्सपोर्ट करेगा, तो बेसिकली ये जो सप्लाई कर रहा है ये डीम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, ईओयू नहीं है। ये जनरल एक दुकान लगा के बैठा हुआ है किसी मंडी में और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। सही बात है या नहीं? ये कहता है आपने एडवांस ऑथराइजेशन जो मेरे पास है नहीं, ईओयू जो मैं हूं नहीं, इन सबको आपने बेनिफिट दे दिया, लेकिन हम लोग भी तो हैं, और एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होता है, उनको तो बेनिफिट है ही, लेकिन हम लोग कहां जाएंगे? तो इनको कहा कि घबराइए मत, हम आपको एक अलग सिस्टम देते हैं। बोले आप गुड्स खरीदिए 0.1% में, बस 18% जिस पर रेट लगता है उस गुड्स को आप 0.1% में खरीद लीजिए। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, अब ये कोई भी इसके पास जाएगा सप्लायर के पास, बोला सर 0.1% पे बेच दो, मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, तो ये बेच देगा? इसको भी तो प्रूफ चाहिए। यहां पर एडवांस ऑथराइजेशन का प्रूफ मिल गया, ईओयू में फॉर्म ए मिल गया, लेकिन यहां पर शिपिंग के लिए सब तो बाद में आएगा, लेकिन यहां पर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या, तो उसी के लिए इन्होंने एक पूरा तामझाम बना दिया। जैसे फॉर्म ए का बनाया ना, जैसे फॉर्म ए का बनाया वैसे बनाया, और देखिए क्या क्या बनाया। सबसे पहले इसको कहा कि अगर तुम मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट खोलिएगा, उसमें जितने भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं उन सबका आपको नाम मिलेगा, दे आर रजिस्टर्ड हियर, और इनका जिससे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही है। या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक कमोडिटी में डील करते हैं तो एक कमोडिटी बोर्ड काउंसिल करके है, वहां अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो ठप्पा लग गया, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गए। सही बात। अब जब ये मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑर्डर प्लेस करेगा, प्लेस एन ऑर्डर, कोई फॉर्म नहीं है, प्लेस एन ऑर्डर, तो एक एक ऑर्डर की कॉपी इसको दे दे, इसके जुरिस्डिक्शन को दे दे, अपने जुरिस्डिक्शन वाले को दे दे। सही बात। ठीक है, अब देखिए, रुकिए। रिसिपिएंट मर्चेंट एक्सपोर्टर प्लेस एन ऑर्डर करेगा तो एक कॉपी इसको दे दे, एक कॉपी इसके जुरिस्डिक्शन वाले को दे दे, अपने वाले को देने की जरूरत नहीं है। जब ऑर्डर प्लेस किया, बताइए ऑर्डर प्लेस किया, इस ये जो भी इनपुट्स लेगा, क्या उसे मैन्युफैक्चर तो करना नहीं है, उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, हाँ या ना? तो ये जो एक्सपोर्ट करेगा यहीं से खरीदेगा और यहीं से एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहीं पर आप देखिएगा कहीं कहीं सीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि कस्टम डिपार्टमेंट वाले आएंगे, यहीं पर इसके जो भी गुड्स है इसको यहीं पर सील कर देंगे और सीधे भेज देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग बिल बनाएगा,
जब वो शिपिंग बिल बनाएगा तो इसका जीएसटीएन नंबर इसमें लिखेगा। ये जो इनवॉइस काट के दिया है वो इनवॉइस का नंबर लिखेगा। और ये जब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो 0.1% मान लिया जाएगा। फिर इसको नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं नॉर्मल रेट पे दीजिए। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है तो इस सप्लायर से जो बैलेंस बचा हुआ है 18% की जगह कितना 0.1% बैलेंस जो बचा हुआ वो टैक्स इसको जमा करवाना पड़ेगा। आया? दूसरी बात, अब जब इसने ये 0.1% में सप्लाई किया है, लेकिन ये इसका आउटवर्ड सप्लाई पे कितना लगा 0.1%। इसने इनपुट्स तो खरीदा होगा 18% के हिसाब से, हाँ या ना? और ये सप्लाई कर रहा 0.1%। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बना या नहीं बना? तो ये रिफंड क्लेम करेगा, क्लेम रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर एक्यूमुलेट कर रहा है तो, नहीं एक्यूमुलेट कर रहा है तो रिफंड नहीं मिलेगा। और क्या? इसको अगर रिफंड चाहिए, इसने टैक्स दिया ही कितना है जो रिफंड लेगा बेचारा? ये मर्चेंट एक्सपोर्टर ने टैक्स दिया ही कितना है 0.1%। और वो चाहता है 0.1% का भी रिफंड क्लेम करना, तो रिफंड क्लेम कर सकता ऑन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आया? और ये ऑब्वियसली मर्चेंट एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। हाँ हाँ, एलयूटी करेक्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें कुछ बातें और लिखी हुई है। अगर वो यहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, वो वेयर हाउस में लेके आता है, फिर वेयर हाउस में वो कई सप्लायर के सामान लेके आता है, उस केस में कैसे होगा उसका अलग प्रोसीजर दिया हुआ है। आइए वो किताब देख लेते हैं आपके साथ। एज पर पैरा 9.33 ऑफ एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक merchant exporter means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods. Such merchant exporter shall be registered with an export promotion council or a commodity board. Procurement of inputs by merchant exporter at concessional rates. रेट क्या है? अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 0.1% है, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो उसका आधा 0.05 प्लस 0.05। ठीक है, और फिर ये कंडीशंस लिखे हुए हैं। द रजिस्टर्ड सप्लायर शैल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन अ टैक्स इनवॉइस। The registered recipient shall export the said goods within a period of 90 days from the date of issue of tax invoice by the registered supplier. The date of issue of tax invoice, receipt of goods नहीं है। हमने स्लाइड में ये बात बनाई थी या नहीं बनाई थी? 90 डेज ये बनाई थी। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एक्सपोर्ट होना चाहिए। The registered recipient shall indicate the GSTN number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be. Shipping bill air और vessel के लिए, bill of export land पे, land से अगर export होता है तो। The registered recipient shall registered with an export promotion council or a commodity board recognized by the Department of Commerce. Recipient यानी कि merchant exporter. The registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate, and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier. है ना? वो इसलिए भी दे देता है ताकि सिक्योर हो जाए सप्लायर। तो इसको मिल गया। अब जब इसका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेगा तो ये दिखला सकता भैया ये ऑर्डर है, इसके बेसिस पे मैंने 0.1% दिया है, शिपिंग बिल में मेरा नाम है और वो इनवॉइस नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा मत मांगिए। सही बात।
the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier directly to the port, inland container depot, airport or land customs station from where the said goods are to be exported. Directly to the registered warehouse from where the said goods shall be moved to the port, inland container depot, this where the said goods are to be exported. तो रजिस्टर्ड वेयरहाउस से यानी कहीं इकट्ठा होके जा रहा है तब प्रोसीजर अलग है. अब देखिए, if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after aggregation it shall be exported. In case of situation referred to in clause 7, यानी कि ये, the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehousing operator, and the endorsed tax invoice and the acknowledgement of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier. तो कहीं जाके फिर से एक्सपोर्ट होगा तब एंडोर्स टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड सप्लायर को देना होगा. ईओयू के केस में क्या बताया था हमने आपको? ईओयू के केस में, ईओयू केस में फॉर्म ए में प्लेस कर रहा है, 3 जगह जा रहा है, फिर एंडोर्स कर रहा है, फिर 3 जगह जा रहा है. ठीक है. मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई फॉर्म नहीं है, 2 जगह जा रहा है. एंडोर्समेंट की तभी जरूरत है जब एग्रीगेट हो रहा है और 2 ही जगह जा रहा है. Where goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing GST and tax invoice of the registered supplier along with the proof of export general manifest or the export report having filed to the registered supplier as well jurisdictional tax officer of such supplier. अब जब एक्सपोर्ट हो गया फिर वो दोनों प्रूफ 2 जगह जा रहा है. तो बेसिकली अगर आप देखें तो 3 चीजें जा रही है. प्लेस ऑर्डर, 3 चीजें जा रही है. नंबर 1 प्लेस ऑर्डर, एंडोर्स इनवॉइस अगर इकट्ठे होकर जा रहा है, और फिर शिपिंग बिल का डिटेल. शिपिंग बिल का डिटेल किसमें? ईजीएम वाले में. सही बात. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of 90 days from the date of issue of tax invoice. तो 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है. आया? क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर का बेनिफिट क्लेम करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. वो ये भी कह सकता 18% दे और ये फिर रिफंड क्लेम कर ले जैसे नॉर्मल एक्सपोर्टर करता होगा. सही बात. या पे करके कर ले. ये तो एक बेनिफिट है और बेनिफिट लेने के लिए झंझट बहुत है. इन लोग इस झंझट को मोल लेते हैं क्योंकि 18%, 2 करोड़ का सामान खरीदता है, उसका 18%, इतना पैसा ब्लॉक करने से क्या फायदा? 0.1% ब्लॉक कीजिए. ठीक है. The merchant exporter will be eligible to take credit of tax at the rate of this paid by him. Eligible होगा refund claim करना, refund claim कीजिए. The supplier who supplies goods at concessional rate is also eligible for refund on account of inverted duty structure. It may also be noted that Rule 9610 prohibits such merchant exporter to claim refund on payment of integrated tax. It also means that such merchant exporter shall export its goods under bond or LUT and can claim refund on account of inverted duty structure by following Rule 89. तो बताइए, मर्चेंट एक्सपोर्टर को हर हालत में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाना होगा
यानी कि एलयूटी फाइल करना ही पड़ेगा उसको। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए कई फॉर्मेलिटीज हो गई, ऑर्डर प्लेस करना, शिपिंग बिल बनाना, फिर इसका नाम लिखना, फिर ये प्लेस ऑर्डर, शिपिंग बिल, एंडोर्समेंट सब इसको भेजना दोनों को, फिर एलयूटी फाइल करना। तो ये बड़ा काम है मर्चेंट एक्सपोर्टर का, अगर आप कर रहे हैं तो। करें आगे।